रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इन्वेंट्री। गाइस इन्वेंट्री के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, जैसे कि अपन को पता है कि इन्वेंट्री का जो दूसरा नाम होता है स्टॉक। तो गाइस स्टॉक के बारे में सब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी अकाउंट्स में स्टॉक का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो हम इस चैप्टर के अंदर गाइस समझने वाले। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, प्रैक्टिकल पार्ट है और इसका जो थ्योरी है वो भी प्रैक्टिकल तरीके से अपन को समझना है। तो गाइस ये बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आने वाला है। प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसके अंदर कोई यूनिट नहीं है, एक सिंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गाइस इन्वेंट्री। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अपन इन्वेंट्री की एक तो मीनिंग के बारे में बात करने वाले हैं और एक बात करेंगे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, यानी कि स्टॉक का वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे और एक अपन बात करने वाले हैं गाइस इसके बारे में मीनिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के बारे में। सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है कि जो अपन मीनिंग है, यानी कि हमें स्टॉक के बारे में समझना है कि स्टॉक में अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं। लिखा हुआ है सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी आपके पास जो भी स्टॉक है, यानी आपने जो भी गुड्स कभी परचेस करा है ऐसा स्टॉक में वो रखा हुआ है, तो वो आपने क्यों करा है, तो लिखा हुआ है सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि आप उसको क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, यानी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए आप क्या करना चाहते हैं, उसे सेल करना चाहते हैं, ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स है। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब क्या है, वो वर्क जो आप बिजनेस में रेगुलर वे पे करते हैं तो वो रहेगा, तो यानी सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी आप क्या कर रहे हैं, सेल करने के लिए स्टॉक को लेके आ रहे हैं कहां पे, बिजनेस में। सेकंड की बात करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, यानी कि अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, प्रोडक्शन बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको उस प्रोडक्शन का आप लोग क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। लिखा हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस में प्रोडक्शन करेंगे, यानी हमने कोई भी गुड्स लिया है उसको अपन प्रोसेस कर रहे हैं, उसको प्रोडक्शन में डाल के हमने उसको गुड्स में कन्वर्ट कर लिया और अब हम उसको क्या करेंगे जी, सेल करेंगे। इसका मतलब क्या है इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, लेकिन अभी जो बात ये पॉइंट लिखा हुआ है ना जी प्रोसेस के बारे में, इसको भी हम समझाएंगे। लेकिन अभी तुम इतना समझो प्रोसेस का मतलब क्या है कि कोई गुड्स है और उसको आप प्रोसेस करोगे उसको, ठीक है, उसको एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे और फिर उसको क्या करोगे जी, सेल करोगे। तो ये है पॉइंट नंबर सेकंड का मतलब। पॉइंट नंबर थर्ड है कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल, मतलब आप प्रोडक्शन में यानी कि कंजप्शन करेंगे गुड्स में और सर्विस में, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, सेल करना है, जिसके अंदर आपकी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज रहेंगी एंड कंज्यूमेबल्स रहेंगे। कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में क्यों कर रहे हैं आप उसको कंज्यूम, क्योंकि आपको क्या करना है, सेल करना है, मतलब अल्टीमेटली हमारा जो लास्ट जो रहेगा वो रहेगा सेल करना। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें अपना मेंटेनेंस सप्लाईज रहेगा एंड कंज्यूमेबल रहेगा। अब गाइस अपन ने इसमें कुछ पॉइंट्स इस तरीके से पढ़े जो आपको समझ में नहीं आए, जो कि अब आपको समझ में आएंगे। पहला वर्ड एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रॉ मटेरियल, क्या लिख रहा हूं जी, रॉ मटेरियल। उसके बाद में दूसरा वर्ड लिखूंगा यहाँ पे WIP और उसके बाद में थर्ड यहाँ पे लिखूंगा फिनिश गुड्स। ठीक है गाइस, ये तीन वर्ड है जो कि अपन को समझने अच्छे से, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का मतलब अगर हिंदी में अगर अपन बात करें तो कच्चा उत्पाद, यानी कच्चा, ठीक है, तो कच्चा होता है रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा उत्पाद है जिसको कि अपन किस में बनाएंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन गाइस रॉ मटेरियल से सीधे फिनिश गुड्स में नहीं होता है, WIP होता है फिर फिनिश गुड्स होता है। रॉ मटेरियल का मतलब हो गया कच्चा उत्पादन, उसके बाद अपन करते हैं WIP, मतलब उस कच्चे रॉ मटेरियल को अपन फिनिश गुड्स में बनाते हैं तो उसका होता है WIP, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी इसको अपन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं WIP, जो कि अभी पूरा फिनिश्ड नहीं हुआ है, बन के रेडी नहीं हुआ है, केवल अभी बीच में ही चल रहा है, उसको बोलते हैं WIP, वर्ड है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अपन इसको प्रोसेस में कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है फिनिश गुड, जब वो बन के रेडी हो जाता है तो उसे अपन बोलते हैं फिनिश गुड। यानी अपन को तीन टाइप के स्टॉक के बारे में जानकारी रखनी है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा उत्पाद और WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो हमारा कच्चा रॉ मटेरियल है वो हमारा चल रहा है प्रोसेस में बनने के लिए, यानी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए वो चल रहा है प्रोसेस में, उसे अपन बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और अपन तीसरा नाम है फिनिश गुड्स, जो यानी कि हमारा जो कच्चा रॉ मटेरियल वो बन के एकदम रेडी हो गया है, उसे अपन बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। ठीक है गाइस, तो ये तीन वर्ड थे। तो यहाँ पे प्रोसेस का मतलब जरा समझने की कोशिश करें। प्रोसेस में अगर अपन किसी चीज को कर रहे हैं तो प्रोसेस में यानी कि हमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में डालना है, तो WIP में अपन प्रोसेस चल रही है उसकी, वर्क इन प्रोग्रेस। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फिनिश गुड्स का मतलब क्या है, जो बिल्कुल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो गाइस अब यानी फिनिश गुड्स के बाद अपन उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। फिनिश गुड्स बनके हमारा रेडी हो गया है, अब हमें उसको क्या करने का है, सेल करने का है। तो गाइस ये था 3 पॉइंट, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। ठीक है गाइस, मीनिंग अपन ने समझ लिया है। इसके अंदर गाइस अपन पहले दो चीज
चीज के बारे में बात कर लेते हैं यहीं पे। एक तो अपन बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में यानी कि ओपनिंग के बारे में, और एक बात कर लेते हैं जी क्लोजिंग के बारे में। अब अपन को ये बात अच्छे से पता है कि अपन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं, स्टॉक इसका नाम है, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि अगर इसको हम अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाए, अच्छे से वैल्यूएशन नहीं कर पाए इसका, तो ये कितना घातक हो सकता है, यानी कितनी चीजों को ये इफेक्ट कर सकता है, वो भी इस चैप्टर में आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो अपन ये तीनों पॉइंट पढ़े इस मीनिंग के बारे में, अपन ये तीनों चीजें पढ़ी। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा उत्पादन, WIP यानी कि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, और हमारा ये जो फिनिश्ड गुड्स है यानी कि जो हमारा कच्चा रॉ मटेरियल था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया जी, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, केवल आप सेल करने के लिए रह जाएगा ये। तो ये अपनी तीन प्रोसेस रहती है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड। तो गाइस ये था मीनिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं कुछ बात करूंगा यानी कि अपन ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं गाइस इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। तो ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी के बारे में थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है गाइस रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स के अलावा और कुछ नहीं है, और भी होता है, कंज्यूमेबल स्टोर होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा हो जाता है लूज एंड टूल्स हो जाता है, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे रहते हैं, लेकिन अपन लोग मेनली जो है वो तीन है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। ये अपन को अच्छे से समझने हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा था ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में। तो एक तो पहले लिखा अपन ने ओपनिंग और उसके बाद अपन लिख रहे हैं जी क्लोजिंग। ठीक है जी, तो अपन ओपनिंग के बारे में और क्लोजिंग के बारे में बात करते हैं। अपन को पता है जैसे अपन रॉ मटेरियल की बात करते हैं ऐसे WIP का सेम रहेगा, ऐसे फिनिश्ड गुड्स का सेम रहेगा। मैं रॉ मटेरियल के बारे में आपको बताता हूं। मान के चलते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने 60,000 का रॉ मटेरियल परचेज करा। कितने रुपए का जी, 60,000 का रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, ठीक है, और 60,000 परचेज किया, और इसमें से मेरा जो यूज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर यूज, ठीक है, ऑफ रॉ मटेरियल। तो यूज ऑफ रॉ मटेरियल जो है ड्यूरिंग द ईयर वो हुआ था जी 40,000 का। बात समझ में आ रही है, 60,000 का परचेज किया मैंने और 40,000 का रॉ मटेरियल मेरा यूज हो गया ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब मेरे पास जो अभी हमारा कितना और रह गया है, 20,000 का कच्चा रॉ मटेरियल और रह गया है। तो मैं उसे बोल लूंगा ड्यूरिंग द ईयर यानी एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बच गया। इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा हो गया रॉ मटेरियल का कितना जी, ₹20,000। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अभी हमारे नेक्स्ट ईयर का, यानी कि अपन बात करें तो हमारे नेक्स्ट ईयर का कौन सा स्टॉक बनेगा, ये नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा अपना कौन सा, ओपनिंग स्टॉक। तो आई होप क्या आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा इस ईयर का यानी प्रेजेंट ईयर का यानी करंट ईयर का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो यानी कि वो नेक्स्ट ईयर का वो कौन सा स्टॉक बनेगा जी, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट ईयर का यानी कि बनेगा ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में बात होती है। ऐसे सेम WIP का रहेगा, सेम फिनिश्ड गुड्स का रहेगा। WIP का मतलब मैंने बताया वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि वो कच्चा रॉ मटेरियल जो भी प्रोग्रेस में चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अब बात होती है कि WIP आता किस तरीके से, तो वो जरा मैं बताता हूं कि मान के चलते इस ईयर अपन ने कोई भी गुड्स प्रोसेस के लिए डाला, यानी रॉ मटेरियल कच्चा रॉ मटेरियल अपने प्रोसेस के लिए डाला, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि वो बन के रेडी नहीं हो पाया, वो भी 2 महीने 3 महीने बाद बन के रेडी होगा। तो बीच में जो हमारा क्लोजिंग ईयर आ गया है उस समय अपन इसको बोलेंगे WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब, ठीक है, WIP। और अभी हम इसको आगे भी और अच्छे से और डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो गाइस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आप अच्छे से जानते भी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। यानी कि अपन के इस ईयर के एंड में अगर कोई भी गुड्स अपना बच रहा है तो क्लोजिंग, और वो नेक्स्ट ईयर का अपना क्या रहेगा जी, ओपनिंग स्टॉक रहेगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। जैसे सेम रॉ मटेरियल के बारे में रहेगी, सेम फिनिश्ड गुड्स के बारे में रहेगी, और सेम WIP के बारे में रहेगी। तो अच्छे से आपको समझ में आया। इतना कोई मैंने इसमें ज्यादा नहीं कराया है, आपको रिकॉल कराया है, जो कि आप जानते थे, सिर्फ मैंने उसको रिकॉल कराया है। बस एक नया वर्ड था WIP, वो भी आपने वर्ड तो पढ़ा है वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन होता क्या है वो मैंने तो आपको समझा दिया। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, बन के रेडी नहीं हुआ है गुड्स, यानी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो अपना WIP रहेगा। अब गाइस बात करते हैं इन्वेंटरी ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्यों करना जरूरी है, क्यों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इन पॉइंट्स में अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है गाइस। तो जैसे कि अपन ने पता है या दे रखा है डिटरमाइन ऑफ इनकम, यानी इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको एक ही पॉइंट के थ्रू समझ में आने वाला है। जैसे पहला लिखा हुआ है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, यानी इनकम का डिटरमाइन करना, अच्छे से प्रॉपर तरीके से इनकम को डिटरमाइन करना है, और होना भी चाहिए। अगर ये पॉइंट अगर नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे पास आएगा, यानी डिटरमिनेशन ऑफ इनकम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको कैसे, ये कैसे इफेक्ट करता है अगर अपन इन्वेंटरी का वैल्यूएशन सही ढंग से नहीं करें तो
तो ये क्या कर सकता है, जरा उसके बारे में हम समझते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के बारे में। गाइस आपने एक वर्ड पढ़ा है, शब्द है COGS। COGS मतलब होता है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी आप जिस माल को बेच रहे हो उसकी लागत क्या है, जिस माल को सेल करना चाहते हो उसकी लागत क्या है, उसका होता है COGS। अपन को अच्छे से पता है इसका फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला होता है जी ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद भी होता है इसमें परचेज, ठीक है, प्लस होता है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस होता है जी क्लोजिंग स्टॉक। अब ये होता है, यानी ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, परचेज ऐड होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होता है, तो ये हमारा निकल के आता है COGS। अगर हमारे स्टॉक में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, यानी हमारा स्टॉक सही नहीं आ रहा है, तो क्या हमारा COGS सही आ सकता है? कि कब भी नहीं आ सकता। अगर हमारे स्टॉक के वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं पर अगर कोई गड़बड़ है, हमसे कोई एरर हो गई है, तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, COGS कभी भी सही नहीं आ सकता। तो बात समझ में आ रही है COGS के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी स्टॉक में अगर हमारे पास कोई भी गड़बड़ हो गई है, कोई हमसे मिस्टेक हो गई है, तो वो हमारे COGS को भी क्या करेगा जी, इफेक्ट करेगा। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यानी कि या तो स्टॉक में अगर हमारे में क्या हो जाए, कोई भी एरर हो जाए, ठीक है गाइस। तो अब ये तो है COGS के बारे में कहानी। अब इसकी बात बताते हैं कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कितना बड़ा और है, उसके बारे में भी अपन जानते हैं। तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर यहाँ पे बता दिया है मैंने कि ओपनिंग और क्लोजिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो COGS अपना इफेक्ट होगा। अब इसको दूसरे तरीके से जरा समझते हैं। मैंने बना लिया है गाइस यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा रफली बना रहा हूं और मैं आपको 4-5 प्रैक्टिकल इसमें बताते हैं किस तरीके से होता है। 4 इफेक्ट होते हैं इसके। यहाँ पे होता है, हमें पता है, बाई सेल, ठीक है, बाई सेल होता है हमारा। यहाँ पे होता है हमारा बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ठीक है, और 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी, ये होता है। आधी बात समझ में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे बनाते हैं इसमें P&L। यहाँ पे बाई सेल लिखा है, यहाँ पे टू परचेज लिखा है, ये नेट है, यानी कि इसमें कैश प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ऐसे इसमें कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है गाइस। तो अब बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। अगर मान के चलते मैं 2 इफेक्ट डाल रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक पे, एक इंक्रीज का और एक डिक्रीज का, तो जरा ध्यान से समझना। मान के चलते क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 का, एक्चुअलिटी में क्लोजिंग स्टॉक था 10,000, और 10,000 की जगह पे अगर ये मान के चलो चला गया है 11,000, कितना जी, 11,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक 10,000 की जगह पे चला गया 11,000। तो एक बात जरा जब समझने की कोशिश करते हैं, अगर मेरा यहाँ पर 11,000 क्लोजिंग स्टॉक चला गया है गलती से 11,000, तो इसका मतलब यहाँ का जो टोटल है वो ज्यादा आएगा। और जब यहाँ का टोटल ज्यादा आएगा और जब हम यहाँ पर लेस कराएंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेरा यहाँ पे जीपी इंक्रीज हो जाएगा जी, कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ और अब दोबारा समझा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 था और 10,000 की जगह पे वो 11,000 चला गया, यानी मुझे पता है कि मेरा जो CR का टोटल है वो मेरा कितने रुपए से इंक्रीज हुआ है जी, 1,000। तो जब मेरा टोटल 1,000 रुपए से इंक्रीज होगा और मैं जब यहाँ से लेस कराऊंगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेरा जो जीपी है वो कितने रुपए से एक्स्ट्रा आएगा जी, 1,000 रुपीज से ज्यादा आएगा। और 1,000 रुपीज हमें पता है कि जब हमारा बाय जीपी जितना भी जाएगा उसमें 1,000 इंक्रीज होके जाएगा, ठीक है। जब मेरा 1,000 जीपी इंक्रीज होके जाएगा तो मुझे पता है कि मेरा जो एनपी है वो मेरा कितने से ज्यादा आएगा जी, 1,000 रुपए से ज्यादा आएगा। तो ये हो गया इफेक्ट इसका, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में इफेक्ट हुआ और कहां जाके इफेक्ट हो गया देख लीजिए, यानी कि 1,000 रुपए से इसमें इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो तो हमारा जीपी इंक्रीज हुआ, जीपी इंक्रीज हो गया तो जीपी हमारा P&L में जाता है, और जब P&L में जाएगा तो मेरा एनपी भी इंक्रीज हो जाएगा 1,000 रुपीज से। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एक क्लोजिंग स्टॉक का अगर वैल्यूएशन में कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई भी एरर हो जाती है, तो वो कहां का इफेक्ट डालती है वो पूरा मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा इंक्रीज हो गया है तो वो हमारा जीपी इंक्रीज करवा देगा, जीपी अगर हमारा इंक्रीज हो गया तो हमारा एनपी भी इंक्रीज करा देगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब गाइस बात करते हैं इसका दूसरे पॉइंट के बारे में। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने इंक्रीज वाला लिया है, अभी अपन क्लोजिंग स्टॉक को डिक्रीज वाला लेंगे कि गलती से वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझा रहा हूं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल तरीके से समझा दिया कि क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो इस तरीके से ये इंक्रीज होगा, मैं ऐसे नहीं समझा रहा, प्रैक्टिकल के साथ आपको समझा रहा हूं। अब यहाँ पे फिर वही बाई सेल्स, ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज
और 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस और 2 जीपी। ठीक है, ऐसा नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा, ग्रॉस लॉस भी आता है, पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल आपको तरीके समझा रहा हूं। अब क्लोजिंग स्टॉक आप मेरा पहले हमने 1000 से इंक्रीज करा था, एक्चुअलिटी में था 10000। ठीक है, अब वो गलती से मान के चलते हैं 9000 पर हो गया जी वैल्यूड। कितना हो गया जी 9000 पर वैल्यूड हो गया। अब मुझे पता है कि ये मेरी सीआर साइड है, ये मेरी डीआर साइड है। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 9000 हो गया है, यानी 1000 डिक्रीज हो गया है, गलती से वो 9000 वैल्यूड हो गया है, इसका मतलब जब क्रेडिट साइड हमारी 1000 से कम आएगी, जब उसको हम यहां से लेस कराएंगे डीआर साइड इसके, तो हमें पता है कि मेरा जो जीपी है वो 1000 रुपीस से क्या आएगा जी डिक्रीज आएगा, यानी 1000 रुपीस से माइनस आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड हुआ है 9000 पे। अब इसको जब हम आगे लेके जाएंगे, जब ये बंद करेंगे हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद ये जाएगा बाय जीपी, तो बाय जीपी जो हमारा कितने रुपए से कम जाएगा जी 1000 रुपीस से कम जाएगा। और जब 1000 रुपीस से कम जाएगा तो जो हमारा जो एनपी आएगा पी एंड एल में लास्ट में, वो भी कितने रुपए से कम आएगा जी 1000 रुपीस से कम आएगा। यानी आपको समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में अगर वो कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो कहां पे और इफेक्ट डालेगा वो जरा ध्यान से देख लीजिए। पी एंड एल पे इफेक्ट डालेगा, और पी एंड एल पे इफेक्ट के साथ में बैलेंस शीट में, यानी कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक 10000 की जगह कितना जाएगा 9000 जाएगा, तो जो वहां पे भी इफेक्ट करेगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है। क्लोजिंग स्टॉक अपन ने 1000 रुपीस से कम करा, तो यहाँ पे आ गया कितना जी 9000, तो 9000 का यानी जीपी डिक्रीज हो गया, और जीपी डिक्रीज हुआ तो हमारा एनपी भी डिक्रीज हो गया। तो ये तो थी गाइस बात किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। अब अपन जानेंगे ओपनिंग स्टॉक के इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे उसको भी, कि उसका भी कितना इफेक्ट रहेगा, क्योंकि अपन को यह बात अच्छे से पता है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है जिस ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर का कौन सा होता है जी ओपनिंग स्टॉक होता है। तो अब अपन ओपनिंग स्टॉक के बारे में, इंक्रीज और डिक्रीज के दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं जी 2 ओपनिंग स्टॉक, मैं यहाँ पे केवल 2 ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना बाय सेल हो गया, और यहाँ पे अपना हो गया बाय क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ हो गया अपना 2 परचेज। ठीक है, 2 अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और 2 अपना हो गया जी जीपी। ठीक है, अब जरा एक बात समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मान के चलते ओपनिंग स्टॉक था 20000 का, 20000 की जगह पे वो केवल 22000 चला गया, यानी कि कितना चला गया 22, यानी कि हमारा इंक्रीज हो गया है कितने से 2000 से। चलो एक बात समझने की कोशिश करते हैं, ये सीआर है और ये डीआर है। अगर ये डीआर साइड हमारी ज्यादा चली गई यानी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली बात है कि मेरा जीपी क्या आएगा जी 2000 रुपए से क्या आएगा कम आएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि हमारा अगर डीआर साइड बढ़ रही है और हम यहां से इसको लेस कराएंगे, तो अगर जब हम इसको लेस कराएंगे तो 20000 की जगह लेस क्या करा रहे हैं 22000, तो जब हम 22000 लेस कराएंगे तो हमारा जो जीपी है वो कितने से कम आएगा जी 2000 से डिक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी डीआर साइड इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो सीआर साइड में से जब हम ये लेस कराएंगे तो हमारा 2000 से जीपी डिक्रीज आएगा, जो कि हमारा यहां पे जाएगा बाय जीपी पी एंड एल के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे तो 2000 रुपए से ये भी डिक्रीज जाएगा, और यहां पे जो हमारा 2 एनपी है वो भी 2000 रुपए से क्या आएगा जी डिक्रीज आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, 20000 की जगह 22000 इन डीआर साइड ज्यादा, तो इसका मतलब हमारा जीपी 20000 से डिक्रीज, 20000 से जब डिक्रीज है तो जीपी जो हमारा पी एंड एल में जाएगा वो भी 2000 से डिक्रीज जाएगा, और हमारा जो एनपी है नेट प्रॉफिट है वो भी 2000 रुपए से कम आएगा, यानी डिक्रीज आएगा। ठीक है गाइस, ये तो थी ओपनिंग स्टॉक के गलती यानी वैल्यूएशन की बात, यानी कि 20000 की जगह 22000 कर दिया। अब अगर इसको थोड़ा सा जरा दूसरे तरीके से समझे, डिक्रीज की बात कर देते हैं। 20000 की जगह पे ये वैल्यूड हो गया जी 18000 से। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं तो एक्चुअलिटी में तो ये था 20000 का, कितना था जी 20000 का एक्चुअली, और वैल्यूड हुआ ये 18000 पे। जब हमारा मैं पता है कि डीआर साइड मेरी कम आएगी, तो जब मैं सीआर साइड में से इस डीआर साइड को लेस कराऊंगा तो मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 2000 से। क्यों? क्योंकि मेरी सीआर साइड क्या आ रही है कम आ रही है, कितने रुपए से 2000 से, क्योंकि कितने पे वैल्यूड किया 18000 से, तो हमारा 2000 से प्लस आ जाएगा, जीपी एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे भी 2000 ज्यादा जाएगा, और जब पी एंड एल में नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो वहां पे भी हमारा प्रॉफिट गाइस कितने से ज्यादा आएगा 2000 रुपए से ज्यादा आएगा। तो आपको इस तरीके से समझना है, यानी क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स यानी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और यहाँ पे से तीनों को लेस करेंगे, क्योंकि पता है 20000 की जगह लेस कितना होगा 18000, और जब हमारा कम लेस होगा तो हमारे यहाँ पे जीपी इंक्रीज हो जाएगा जी कितने से 2000 से। जब जीपी इंक्रीज होगा तो जीपी हमारा पी एंड एल में जाएगा, और पी एंड एल में से हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट, तो वो भी हमारा इंक्रीज आएगा कितने से 2000 रुपीस से। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके चार पॉइंटों को जरा एक बार थ्योरेटिकल वे में समझते हैं कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया,
गलती से, ठीक है, बाय मिस्टेक इंक्रीज हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो हमारा जीपी इंक्रीज हो जाएगा, जीपी इंक्रीज होगा तो हमारा एनपी इंक्रीज होगा। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो गया है तो हमारा जीपी भी डिक्रीज होगा और हमारा एनपी भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये तो था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। ओपनिंग के बारे में बात करूं तो अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया है तो मेरा जीपी डिक्रीज होगा, एनपी डिक्रीज होगा। और अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज गया है यानी कि हमारा कम वैल्यूड हुआ है, कम गया है, तो हमारा जीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और हमारा एनपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, चारों पॉइंट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में, अगर वैल्यूएशन ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए उसका जो इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा वो आपको मैंने बता दिया, जीपी और एनपी पर। तो ये था अपना डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। तो इसलिए वैल्यूएशन हमें जरूरी है, हम सही तरीके से उसका वैल्यूएशन करें। असर्टेनमेंट था फाइनेंशियल पोजीशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपन को गाइस अच्छे से पता है जो हमारा स्टॉक होता है वो हमारा किस में होता है जी, करंट एसेट्स में होता है। करंट एसेट्स के अंदर यानी कि हमारा स्टॉक जाता है, यानी बात करें तो इन्वेंटरीज जाती है, ठीक है। अगर हमारी इन्वेंटरी है, हमारी जो है करंट एसेट्स का पार्ट है, करंट एसेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन इन बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट अगर हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन गलत गया है, इंक्रीज डिक्रीज चला गया है हमारा स्टॉक, तो हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना जी वो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू में नहीं नजर आएगी, क्योंकि जब हमारा स्टॉक ही सही नहीं गया तो आपको फाइनेंशियल जो हमारा जो बैलेंस शीट है वो आपको कैसे ट्रू एंड फेयर व्यू में नहीं मिलेगी, यानी कि आपको एक्चुअली में बिजनेस की पोजीशन क्या है वो आपको अच्छे से नहीं बता पाएगी, क्योंकि हमारा स्टॉक चला गया गलत, जो कि हमारा करंट एसेट्स का पार्ट है और जो कि बैलेंस शीट में अपना आता है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन वो बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए भी हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भी सही तरीके से, क्योंकि वो फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिससे कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन सही नजर आए। इसीलिए हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ता है। इस बात समझ में आ रही है, यानी कि अब आपको सब चीज नजर आ रही है। 12th क्लास की अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, बैलेंस शीट में स्टॉक का क्यों इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। करंट एसेट्स का पार्ट है, ये आप लोगों को पता है। स्टॉक को अच्छे से वैल्यूड करना है जिससे कि हमारा क्या फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से पता चल पाए, ट्रूली तरीके से पता चल पाए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, लिक्विडिटी एनालिसिस के बारे में। लिक्विडिटी एनालिसिस के बारे में दो वर्ड आपको अच्छे से पता है। अपन ने एक वर्ड पढ़ा था, रेशियो एनालिसिस चैप्टर था जिसमें अपन ने पढ़ा था करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। तो अपन को बात समझ में आती है कि वर्किंग कैपिटल जो होता है ना जी, वर्किंग कैपिटल उस पर भी इफेक्ट करेगा। हमें पता है वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स का पार्ट होता है कि क्या, स्टॉक। स्टॉक मतलब इन्वेंटरी, ठीक है, इन्वेंटरी पार्ट होता है। तो स्टॉक और इन्वेंटरी मतलब एक ही है, यानी कि स्टॉक करंट एसेट्स का पार्ट है। और अगर ये हमारा वैल्यूएशन सही नहीं गया है तो ये कहां पे इफेक्ट डालेगा जी, वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि हमारी वर्किंग कैपिटल सही नहीं आएगी। दूसरी बात मैं करूं करंट रेशियो, हमें पता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है, और जो करंट एसेट्स क्योंकि पार्ट है स्टॉक करंट एसेट्स का, और अगर वो भी अगर ढंग से नहीं गया है तो हमारा करंट रेशियो भी सही नहीं आ सकता, तो उस पर भी इफेक्ट डालेगा। इसीलिए हमें इसका वैल्यूएशन अच्छे से करना होगा, किसका, स्टॉक का। तो समझ में आ रही है, वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट डालना है क्योंकि करंट एसेट्स का पार्ट है स्टॉक। स्टॉक अगर गलत जाएगा तो करंट एसेट्स गलत आएगी, ऐसे जब करंट एसेट्स गलत आएगी तो हमारा करंट रेशियो भी गाइस क्या आएगा, गलत आएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और लिक्विडिटी एनालिसिस। अब गाइस बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की, जो कि है कंपनी, ठीक है। कंपनी का एक पार्ट है जिसमें दे रखा है ये कि अपन कंपनी में बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पे स्टॉक को किस तरीके से हमें बताना है, यानी इसमें लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर है उसको कि वैल्यूएशन ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स। आप ईच क्लास ऑफ गुड्स का क्या करें जी, वैल्यूएशन करें, जिसमें अपना रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। मैंने रॉ मटेरियल आपको बता दिया, डब्ल्यूआईपी आपको बता दिया जी, फिनिश गुड्स भी आपको बता दिया। अंडर ब्रॉड हेड टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको ब्रॉड लेवल पे इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अपन को पता है नोट टू अकाउंट्स अपन लोग बनाते हैं तो वहां पे आपको ये शो करना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट इन द मेजरिंग इन्वेंटरी इंक्लूडिंग द कॉस्ट फार्मूला यूज। ये कह रहा है कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है इन्वेंटरी को मेजर करने के लिए वो आपको बतानी पड़ेगी, और इंक्लूडिंग उसमें कॉस्ट फार्मूला जो आपने यूज करा है वो भी आपको बताना पड़ेगा, यानी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा लिखा हुआ टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेंटरी, मतलब इन्वेंटरी की जो कॉस्ट है वो बतानी पड़ेगी, एंड इट्स क्लासिफिकेशन और एप्रोप्रिएट द एंटरप्राइज, उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि उसमें रॉ मटेरियल कितना है, डब्ल्यूआईपी कितना है और फिनिश गुड्स कितना है। तो आई होप गाइस ये आपको दोनों बात समझ में आ रही होगी। ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर करता है इस चीज के लिए, और ये दोनों चीजों का कौन-कौन से अपने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करके वो बताना है, और आपने किस तरीके से इन्वेंटरी का वैल्यूएशन किया वो आपको बताना है, और आपको क्लासिफिकेशन आपको देना पड़ेगा एंटरप्राइजेस में, यानी कि उसमें क्लासिफिकेशन मतलब रॉ मटेरियल कितना है, डब्ल्यूआईपी कितना है और फिनिश गुड्स कितना है। तो आई होप
गाइस ये आपको समझ में आएगा। ये था अपना इन्वेंटरी का वैल्यूएशन, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम बता दिया, बहुत सिंपल वे में है, ठीक है। सीओजीएस पे इफेक्ट करेगा और हमारी नेट इनकम पे इफेक्ट करेगा। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बता दिया, बैलेंस शीट पे, लिक्विडिटी एनालाइज पे यानी वर्किंग कैपिटल के अंदर, और अपना करंट रेशियो पे, और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का बता दिया। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रैक्टिकल तरीके से भी थ्योरी को आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है, तो आई होप कि आपको कंप्लीटली तरीके से समझ में आई होगी। तो गाइस अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो गाइस इससे मैं क्या कर सकूं, आपके लिए उसे सॉल्व कर सकूं। तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अपना जो टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है, ठीक है गाइस। तो गाइस मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।